सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ आज के हमारे कार्यक्रम इंडिया वॉच में। जैसा कि आप जानते हैं, वैसी बुनियादी चीजें जैसे शिक्षा, राजनीति, व्यापार, जहाँ भी कोई गड़बड़ी है, कोई कमी है, इन सब के साथ हम हाजिर होते हैं इंडिया वॉच कार्यक्रम में। आज के हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं भारतीय राजनीति एवं राजनीतिक मामलों के जानकार प्रोफेसर विश्व विवेक भारती जी। एवं आज का हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार एवं भारतीय राजनीति। प्रोफेसर साहब, मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हम इस विषय पर आपसे कुछ बात करते हैं। भारत के जनमानस में आज यह एक आम धारणा है कि भारतीय जो जनप्रतिनिधि है वो दिन ब दिन उनकी संलिप्तता जो है घोटालों में परत दर परत उजागर होती जा रही है। प्रोफेसर साहब, क्या आप इन सब बातों से सहमत हैं? इस बातों से भला कौन असहमत होगा। भारतीय राजनीति तो घोटाले का पर्याय हो चुकी है। राजनीति के अलावा देखा जाए तो हर जगह मूल्य का ह्रास हुआ है। चाहे राजनीति हो, समाज हो, शिक्षा हो, संस्कृति हो, सब जगह अवमूल्यन का दौर चल रहा है। हमारे देश में हो रहे घोटाले जैसे 2G घोटाला, 3G घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, चारा घोटालाओं की तो लगता है कि जैसे लिस्ट अंतहीन हो गई है और नेताओं की इन घोटालों से में संलिप्तता भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसा क्या है कि ये दिन ब दिन इन नेताओं का नाम घोटालों से ज़्यादा और अच्छे कामों के लिए कम नेताओं को याद किया जा रहा है? कद्दावर नेता की बात करती है। कद्दावर नेता, कद्दावर घोटालेबाज नेता कहना ज्यादा प्रासंगिक हो। देखिए, आजकल का दौर और पुराना दौर, पुराने कद्दावर नेता और आजकल के कद्दावर नेता में बहुत फर्क है। पुराने नेता जो होते थे वो राजनीति में सेवा के लिए आते थे। वो पहले का दौर देखिए, उस दौर में जब एक घटना है कि सुभाष चंद्र बोस की रथ निकलनी थी। जब सुभाष जी अध्यक्ष हुए थे कांग्रेस पार्टी, तो गांधी जी का कहना था कि इसके सारथी कौन होंगे। तो जब सारथी पर चर्चा चल रही थी, गांधी जी बोले कि देखो, सुभाष के सारथी भी सुभाष की तरह ही होना चाहिए, उसके चरित्र का ही होना चाहिए। कांग्रेस के सारे नेताओं में खलबली मच गई कि सुभाष के चरित्र जैसा नेता कहाँ से मिले, सारथी कहाँ से मिले। तो गांधी जी इस पर सहमत नहीं हुए, बोले नहीं, खोजो मिलेगा। तो गांधी जी ने प्रण किया था कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा तब तक वो अपने गृहनगर गुजरात नहीं जाएंगे। तो खोजते खोजते पता चला कि गुजरात के बहुत बड़े रैयत ठाकुरदार जमींदार थे, जिनकी सारी ज़मीन चली गई थी अंग्रेज़ों के, मतलब रॉलेट एक्ट में अंग्रेज़ों ने उनकी ज़मीन हड़प ली थी। उसके बाद वो उनकी ज़मीन खाली हो गई, तो वो अपने गाँव से बाहर आ गए। अपने गाँव से बाहर आ गए, उन्होंने भी प्रण किया कि जब तक मुझे जमीन नहीं मिलेगी तब तक मैं अपने गाँव नहीं जाऊँगा। गरीब से लेकर के अमीर, बुद्धिजीवी से लेकर के सामान्य व्यक्ति, सभी व्यक्ति घोटालों से त्रस्त हैं, परेशान हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या जो हमारे नेता हैं वो देश के लोकतंत्र को, लोकतंत्र को बौना समझते हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा, अमीर, गरीब, बुद्धिजीवी सभी कोई तरस है, लेकिन मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। अमीर और बुद्धिजीवी ये तरस नहीं, ये अमीर को और अमीर बनाए जाने का एक रास्ता है, एक तरीका है। तो वो तरस क्यों होंगे? इसके बाद बारी आती है बुद्धिजीवियों। तो बुद्धिजीवी बिना रीढ़ की हड्डी के आदमी हैं, उनमें उतना नैतिक साहस नहीं है। वो इतना ही विरोध करते हैं, तब तक विरोध करते हैं कि जब उस जूठन में उनको हिस्सा नहीं मिलता। जब उनको हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है तो फिर उनका विरोध खत्म हो जाता है। अगर बुद्धिजीवी विरोध करते, अमीर विरोध करते, तो फिर आज ये स्थिति नहीं होती। निकट भविष्य में अन्ना, रामदेव, केजरीवाल जैसे नेता जो अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज बताते हैं, क्या आपको लगता है कि वे हमारे भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दे पाएंगे? अन्ना मूवमेंट हो या निर्भया कांड, आपने देखा युवा किस तरह एक उबाल जैसा युवाओं में था। उनका आधार ही युवा था। दोनों मूवमेंट, दोनों देश का जबरदस्त मूवमेंट था, पूरे देश को हिला दिया था।
तो वो जो है युवा त्रस्त हो रहे हैं वो व्यवस्था से, वो सिस्टम से। तो एक आक्रोश धीरे धीरे जो है वो उनके अंदर पनप रहा है, वो ज्वालामुखी करो, वो जिस दिन फट पड़ा उस दिन हिंदुस्तान की कायाकल्प हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा दर्शकों प्रोफेसर साहब ने कि हमारी जो कानून व्यवस्था है वो भी उसकी भी जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन जब बात इन भ्रष्ट नेताओं को कटघरे में लाने की होती है तो हमारा कानून ढीला क्यों पड़ जाता है। हम जानेंगे प्रोफेसर भारती का क्या कहना है इस संबंध में। प्रोफेसर भारती, देखिए, ये जुमला चलता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये बहुत लंबे हो जाते हैं, वो बानासुर के हाथ की तरह हो जाते हैं जब राजनेताओं के ऊपर पड़ती है। अगर कानून का भय होता है तो क्या घोटाले होते। आप हमारे पड़ोस चीन में देखिए, वहाँ के मंत्री ने घोटाला किया, कितनी सख्त सजा दी, कोई उम्मीद करेगा नहीं करेगा, डरेगा। तो ये भय खत्म हो गया, घोटाले कर लो, 7-8 पीढ़ी तुम्हारी मज़े से खाएगी और कानून देख लेंगे। होते होते जांच आयोग ये सारी चीज़ें मतलब इतना लंबा चलता है, तब तक वो गुजर जाते हैं, मामला ठंडा पड़ जाता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो वो भय जो खत्म हो गया है कानून का, हाँ, कानून को बस खिलौना है उनके लिए, कठपुतली है, खेलते हैं बस, कोई भय नहीं है, कानून कुछ नहीं कर पा रही है, लचर कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था मतलब इसकी प्रक्रिया जो इतनी जटिल और इतनी लंबी है कि इससे वो निकल जाते हैं, आसानी से निकल जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारी जो लोकतंत्र की जो सर्वोच्च संस्था है भारतीय संसद, उससे आपकी क्या अपेक्षा है इस संबंध में। देखिए, लोकतंत्र को लेकर मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा आशावादी नहीं हूँ। हमारा लोकतंत्र अभी बाल्यावस्था में है, कह सकते हैं। और लोकतंत्र वहाँ होता है जिस समाज के सारे नागरिक प्रबुद्ध हैं, सारी चीज़ों की उसे समझ हो, अच्छाई बुराई कर्तव्य अधिकार। लेकिन हमारा देश कितनी आबादी शिक्षित है, कौन अपने अधिकार को जानता है। जो चंद लोग जानते हैं वो सारे के अधिकार को हड़पने में लग जाते हैं। सत्ता मिली नहीं कि लूटना शुरू कर देते हैं, अवसर मिला नहीं कि उसका नाजायज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो लोकतंत्र धीरे धीरे प्रौढ़ होगी, उम्मीद तो है, लेकिन सबसे बड़ी संस्था है। लेकिन इतना बुरा हाल होना, इतनी बुरी स्थिति, यह चिंताजनक है। प्रोफेसर भारती, जैसा कि आपने कहा कि नेता भ्रष्ट है, बदलाव मुश्किल है, फिर इसमें आपको उम्मीद की किरण कहाँ दिखाई देती है। देखिए, केजरीवाल, अन्ना और रामदेव तीनों अलग अलग लोग, अगर एक होता तो साथ होते। अन्ना जी की आइडियोलॉजी अलग है, केजरीवाल जी की अलग है, जाहिर सी बात है दोनों अलग हो गए। और रामदेव वो धर्मगुरु, तो बदल पाना। देखिए, भारतीय समाज में एक हताशा का दौर है, कहीं कोई उम्मीद की किरण नहीं। तो कोई भी जरा सा आता है तो आदमी लगता है कि नहीं, परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं होती है। और एक संगठित सत्ता से टकराना ये कोई मामूली खेल नहीं होता है। उसके पास सारे तंत्र होते हैं, सारी सुविधाएं होती हैं। पहले देखिए अन्ना कितना दिखते थे, आज नहीं दिखते। वो तय करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके हाथों से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो पाती ये। लेकिन अन्ना ने किया, समाज को सजग किया, एकत्रित किया। लेकिन समाज बहुत अच्छे तरीके से एकत्रित हुआ, पूरा देश सुलग उठा। लेकिन क्या हुआ, सिफल हो गया। एक जो गुब्बारा होता है उसमें एक पिन चुप जाती है, सारी हवा निकल जाती है, अन्ना आंदोलन का हवा निकल गया। आखिर ऐसा होता क्यों? हमारी राजनीति को कोई इस तरह के मूवमेंट को कोई दिशा देने वाला क्यों नहीं होता। वही देखिए 74 का आंदोलन, नेतृत्व की जरूरत है, जयप्रकाश नारायण जैसे कुशल नेतृत्व की जरूरत है। अन्ना एक छोटी सी जगह से आते हैं, महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव में अच्छा काम किया उन्होंने, उस बॉम्बे में कुछ उनका काम था। लेकिन ये जो बहुत बड़ा विशाल तंत्र है और जितनी चालाकियाँ और चालबाजियाँ कलाबाजियाँ ये नेता लोग जानते हैं, अन्ना जैसे सीधे लोग नहीं जान पाते। लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज बड़े बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन अन्ना का कोई जवाब नहीं दे पाता था। तो वो हुआ, जागृति आई, फिर खत्म हो गई। तो वो जो निराशा का दौर है वो धीरे धीरे आने के बाद लोगों में जागृति आएगी। लेकिन उस नेतृत्व करने वाला कौन होगा, उसे मंच देने वाला कौन होगा, उसको मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में उस आंदोलन के बल को ले जाना, परिणाम तक नहीं पहुंच पाता। तो होगा धीरे धीरे, वक्त के साथ सब कुछ होता है जी।
ऐसा क्या है कि ये दिन ब दिन इन नेताओं का नाम घोटालों से ज़्यादा और अच्छे कामों के लिए कम नेताओं को याद किया जा रहा है? कद्दावर नेता की बात करती है। कद्दावर नेता, कद्दावर घोटालाबाज नेता कहना ज़्यादा प्रासंगिक हो। उसके बाद उन्होंने गाँव वाले उनकी मदद करना चाहे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जाने के बाद गाँव में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लोगों ने चिट्ठी लिखी गाँव वाले को, देखो इतने बड़े आदमी है, इतने अच्छे आदमी है, इनकी अच्छे से खातिरदारी की मदद करना। गाँव वाले आए, बोले कि आपकी क्या मदद करूँ? बोले मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, कुछ पैसे उधार चाहिए। कुछ उधार पैसे उसे मिल गए। एक बैलगाड़ी खरीदी उन्होंने और घर से, गांव से लेकर स्टेशन सामान ले जाते, लोगों को ले जाते और स्टेशन से गांव ले आते। तो इस तरीके से उनका व्यापार चलता। उन्होंने पैसा प्राप्त किया और गांव वाले का कर्ज अदा किया। कर्ज अदा करने के बाद फिर उसी गांव में बस गए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और चलते चलते मैं आपसे एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जो मेरे दफ्तर के कर्मचारी ने मुझसे पूछा था कि एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से लेकर एक आईएएस की जब नियुक्ति होती है तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, लेकिन फिर इन नेताओं की कोई पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं? देखिए, ये सवाल नेताओं का पुलिस वेरिफिकेशन, नेता तो उनकी जेब में, नेता की जेब में पुलिस रहती है। पूरा सिस्टम उसके अंदर है, वो जैसे चाहते हैं वैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। और आईएएस से लेकर चपरासी तक हर जगह है करप्शन, हर जगह है भ्रष्टाचार। दो तरीके से, एक ऊपर से नीचे आता है, तो जब ऊपर से ही नीचे होता है तो फिर आसानी से होता है, अच्छे से होता है। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन का सीबीआई तक उसके कंट्रोल में। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनका चरित्र, ये सारी चीजें, वो बहुत सारी चीजें हैं, पहले उन पर ध्यान देना है। वेरिफिकेशन का पुलिस से लिखवा लेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो पुलिस तो वो बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी क्लीन चिट दे देगी, उनका भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो ये स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आप आज इस कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों से अपना विचार साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए मुद्दों के साथ हम फिर दोबारा इसी कार्यक्रम को लेकर के आप सभी दर्शकों के सामने फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।